Students, this is the new chapter we will study. I'm Sita Sharma again in front of you with a new chapter, chapter 11, the Iron Age. We have done before that bit of this chapter, chapter 10, that is the development of civilization, where I explained you how civilization grew near the rivers. And now we'll read more in detail how slowly these civilization were useful to us, and how what changes took place in the society, and how development took place in the living standard of the people. So the chapter is chapter 11, the Iron Age. Bronze Age civilization has flourished in the eastern part of the world as well as western world. uh, was far less advanced to that time at that time. So Bronze Age was not had flourished, especially in the eastern part of the world, and you can also say that western part of the world also flourished. Around 1200 BC, the Iron Age followed the Bronze Age. Means first, आपको पता है हमारा सबसे पहले कॉपर एज आया था, है ना. सबसे पहले वी हैड कॉपर एज के बाद हमारा आया फर्स्ट इज कॉपर एज. ओके, then we had after copper age we have bronze age. Okay, then this bronze and copper and bronze को mix करके टिन आया. ओके, टिन जो कि एक एलॉय था, उसके काफ़ी चीज़ें बनी. उसके बाद आया आयरन एज. आयरन एज में काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि आयरन जो था वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल था. And the discovery of iron led to the manufacturing of strong tools like sickle, shovel, spade, axe, saw, nails. So these were the special, what I would say, special things, special एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, दैट इज़ सिक्कल, सोवेल, स्पेड. ये सारी जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में काम आती हैं, और एग्रीकल्चर में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, क्योंकि इनसे एग्रीकल्चर करने में इजी हो गया था. एंड जो एग्रीकल्चर हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई, क्योंकि ये सब टूल्स एग्रीकल्चर में काफ़ी काम आने लग गए थे. उसके बाद आया दे हेल्प वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन. अच्छा, इन सब के साथ साथ सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बाकी चीज़ें भी काफ़ी ग्रोथ हुई. बाकी ऑक्यूपेशन में, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन में ग्रोथ हुआ. फॉर एग्जांपल, द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग जंगल. एक्स से जो है, कुल्हाड़ी से क्या हुआ, क्लियरिंग ऑफ जंगल्स हुए लार्ज स्केल में. जब जंगल्स हुए तो वहाँ पे सिटीज़ आई. सिटीज़ के लिए जैसे घर बनाए, घर बनाने के लिए खिड़की दरवाज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह कारपेंटर को काम मिला. ओके, नेल्स की ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से ब्लैक स्मिथ को काम मिला. सो इस तरह से काफ़ी ऑक्यूपेशंस डेवलप होते गए. उसके बाद देर वॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स. शहर बनते गए, क्योंकि जैसे ऑक्यूपेशन आदमी फैलाएगा तो ट्रेड फैलाएगा, ट्रेड फैलाएगा तो सिटीज़ एंड टाउन्स भी बनेंगे. तो दे बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट. तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जब इंसान अपना कारोबार फैलाएगा तो सबसे पहले वो शहर फैलाएगा, गांव, घर बसाएगा, घर बसाएगा, गांव बसाएगा, गांव बसेगा तो शहर बसेगा, शहर बसेगा तो फिर धीरे धीरे वो एक देश बन जाता है. तो ट्रेड भी डेवलप होता है, क्राफ्ट भी डेवलप होता है, लोगों की ज़रूरतें जैसी जैसी ज़रूरत है वैसे वैसे चीज़ें आने लगी है. अभी देखिए बेटा, एक समय था जब लोग सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते थे, अभी ज़रूरत है तो सैनिटाइज़र की इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं. हाँ, स्प्रे आ गई है. अभी इम्यूनिटी को लेकर देखिए आप, इम्यूनिटी को लेकर रोज़ मार्केट में एक नई चीज़ आ रही है ना. तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी चीज़ें मार्केट में डेवलप हो. तो मैंने वही चीज़ बोला कि जब इंसान की ज़रूरत बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो शहर भी बनते जाएंगे, और शहर बनेंगे, टाउन्स बनेंगे, टाउन्स बनेंगे तो फिर ग्रोथ होगी. तो धीरे धीरे ग्रोथ बनती गई. मेनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी. स्पेशली मेडिटेरियन सी के पास काफ़ी सिविलाइजेशंस आए. ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड. माइग्रेशन ऑफ पीपल. जब भी ट्रेड होता है माइग्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि बिना माइग्रेशन के
माइग्रेशन का मीनिंग आपको पता है, ट्रेड के लिए यहाँ से वहाँ जाना, तो ये माइग्रेटिंग है, माइग्रेशन होता है टेरिटरीज़ की, विद इन टेरिटरीज़, आउटसाइड टेरिटरीज़, तो वो पॉसिबल है। एंड कभी कभी क्या होता था कि इन चेंजेस के साथ साथ ड्यू टू वॉर्स हेल्प द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वॉर्स भी होते थे टेरिटरीज़ के बीच में। उस ज़माने में राजा महाराजाओं के बीच में ट्रेड भी होते थे, तो वॉर्स भी होते थे, और वॉर्स के साथ साथ आइडियाज़ भी एक्सचेंज होना करना पड़ता था। अच्छा, उन लोगों ने ऐसा हम पे अटैक किया, अब हम लोग कुछ और नया तरीका या दमदार तरीका करके अटैक कर, देखिए अब आप देख लीजिए कोरोना के लिए रोज़ हमको दमदार नई नई चीज़ें फार्मूला या वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना को हरा सकें, कोविड-19 को हरा सकें। सो दिस इन टर्न हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया, आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ते गए, एंड बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी। बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा? पहले ज़माने में ना सिक्के नहीं होते थे, कॉइन्स नहीं होते थे, रुपीज़ नहीं होती थी, तो लोग कैसे एक्सचेंज करते थे पैसे? मतलब कैसे, सपोज़ एक कोई दुकानदार है, एक दूध वाला है, उसको दूध बेचना है क्योंकि उसको उसके जितने दूध की ज़रूरत है उतना दूध उसने यूज़ कर लिया। अब वो दूध को क्या करेगा, एक्स्ट्रा दूध को मार्केट में बेचेगा, तो वो जब मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा, मार्केट से बेचा, मार्केट में बेचने के लिए गया, अब वो बेचने के लिए पैसे तो है नहीं, तो वो क्या जाएगा, सब्जी वाले के पास जाएगा। अब सब्जी वाला यहाँ पे जैसे सब्जी वाला बैठा है, तो सब्जी वाला उसको सपोज़ जो भी सब्जियाँ देगा बदले में दूध ले लेगा। अगर उसको दूध चाहिए तो उस सब्जी वाले को दूध चाहिए तभी वो दूध लेगा। सपोज़ वो बोलेगा नहीं मेरे को तो दूध नहीं चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा, ये अब दूसरे के पास जाएगा, दूसरे सब्जी वाले को, उससे पूछेगा, अगर वो तैयार है तो वेल एंड गुड, नहीं तैयार है तो वो तीसरे के पास जाएगा। तो इस तरह से वो उस ज़माने में तकलीफ़ होती थी। अच्छा, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक से हम सपोज़ सब्जी लिए, बदले में उसने उसको दूध दिया, तो एक्सचेंज, सपोज़ ये 2 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर और 2 किलो आलू के बदले उसने 1 किलो दूध दिया, या जो भी, मतलब 1 किलो या 1 किलो 2 किलो, जो भी इन लोगों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, और ये बदले में उसको 1 किलो या 2 किलो, दोनों के बीच में मोल भाव होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 2 किलो सब्जी के ले लूँगा भैया, 2 रुपये कम तो कर दो, वैसे ही ये लोग मोल भाव करके एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज होता है बार्टर सिस्टम में, क्या होता है, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे मैंने अगर कुछ दिया तो उसने बदले में मेरे को कुछ दिया, लेकिन ये अदला बदली तभी होता है जब मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है और सामने वाले को उस चीज़ को लेना है, तभी अदला बदली होता था। ये बड़ी दिक्कत होती थी उस ज़माने में। तो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ और उसके बाद सिस्टम आया करेंसीज़ का। उसके बाद द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वॉज द इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। Great poems, dramas, and grammar and history was written. Writing was not only used to keep the record, but it became a medium for self-expression and communication of ideas. The great thinkers wrote about the injustice that was prevalent in the society. This period also saw the development ऑफ मैनी रिलीजियंस। तो यहाँ पे जब आदमी ग्रोथ करता है, यहाँ पे मैंने एक बताया, एक समय था सुकून का खाना था, सुकून की ज़िंदगी थी, लोग ट्रेड कर रहे थे आपस में, सोच तो आइडियाज़ एक्सचेंज भी कर रहे थे। जब आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे थे, तो जब इंसानों के विचार अच्छे होने लगे थे ना, तो आदमी सबसे पहले उसको लिखता है। तो राइटिंग काफ़ी फील्ड ऑफ लिटरेचर यानी कि राइटिंग में काफ़ी इजाद मतलब बढ़ावा हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। पोएम्स लिखे जाने लगे थे, ड्रामाज लिखे जाने लगे थे, ग्रामर में काफ़ी वर्कआउट हुआ, हिस्ट्री को फिर से लिखा जाने लगा। तो राइटिंग वाज नॉट ओनली यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड। अच्छा, उसको सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाता था क्योंकि रिकॉर्ड के दिए डायरी के तौर पे, याददाश्त के तौर पे लिखा जाए। लिखा इसलिए भी जाने लगा कि कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती थी, वो लिख के राइटर्स अपने बयान देते थे कि ये गलत है, सोसाइटी में ये गलत है, या राजा का ये गलत था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो लिख के लोगों को
एक्सप्रेस करते थे कि उनकी क्या फीलिंग्स है थ्रू। देखो यहाँ पे मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेस करते थे कि उनको बोलना नहीं था पर बता ज़रूर देते थे कि मेरे ये विचार हैं भैया सोसाइटी के प्रति। तो ग्रेट थिंकर्स भी जन्म हुए, काफ़ी लोगों ने सोचा। अब जो सोसाइटी में प्रिविलेंट होता था, प्रिविलेंट मतलब उस दौर पे जो गुजरता था या सोसाइटी में जो गलत सलत सब होता था वो सब लिखा जाता था। आजकल तो बेटा जो भी चीज़ें हो रही हैं सब व्हाट्सएप पे आ रही हैं। व्हाट्सएप पे जोक के तौर पे हंस के या वीडियो के तौर पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का काल कैसा चल रहा है, अभी सुशांत सिंह को लेकर क्या मीडिया कवरेज हो रहा है, कुछ भी हम ह्यूमैनिटी को लेकर या हमारे एजुकेशन पढ़ाई को सिस्टम को लेकर रोज़ हम जो भी नया चल रहा होता है उसी पे क्या बोलते हैं, कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ कार्टून स्टाइल में होते हैं। तो अभी उस ज़माने में लिखना था और आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज़ यूज़ के ऑनलाइन सुविधाओं के तरह लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। सो दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मिनी रिलीजन। जब विचार पैदा करने लगे तो रिलीजन के भी बढ़ावा होने लगे, कुछ उस पक्ष में और कुछ इस पक्ष में भी बातें करने लग जाते थे। तो remains of such ancient civilization during this Iron Age has been found in many parts of the world like Greece, Rome and Iran। मतलब इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड था कि आयरन एज की डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी जगह ग्रीस में, रोम में, ईरान में, इस सब जगह पे काफ़ी चेंजेस आए। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लॉरिश। माना जाता है कि इस समय के बाद मीन्स एक स्पीडी रिकवरी नहीं बोलेंगे, स्पीडी डेवलपमेंट आया, मतलब एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने लगी हर चीज़ में। जैसे एक पहिया लग गया था डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, लोगों के विचार एकदम धड़कदर से चेंज हो रहे थे, है ना। अभी देखिए आपको 2 दिन पहले अगर मेरे मतलब मार्च तक मेरे को एक बार एक मैम ने बोला कि मैम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। मेरा 1 घंटे तक दिमाग काम नहीं किया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस पे कैसे काम करूँगी। हाँ नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगी, हो ही नहीं सकता। मैंने उनसे बहस किया तो वो बोलती है, यार मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, हमको आदेश दिया गया है, अपने को करना है। और देखिए मैं 10 दिन बाद वीडियोज़ बना बना के यूट्यूब में डालने लगे। तो आदमी के ऊपर जब प्रेशर आता है, जब कुछ चीज़ें होती हैं तो वो इंसान करने लग जाता है। और इतनी स्पीडी रिकवरी मैं खुद अपने में देखकर, एक समय था जब मैं मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, मेरे हाथ मोबाइल रहता था, मैं दिन भर में मोबाइल में 10 मिनट देख लिया तो बहुत है। और मैं व्हाट्सएप तक यूज़ नहीं करती थी, और इतना भी मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ, इतना वीडियो चला रही हूँ, इतना यूट्यूब में इतना कनेक्टिविटी सीख गई हूँ। यहाँ कितने कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक भेजना है, इतना चीज़ें मैं सीख गई हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा डेवलपमेंट था। तो ये मैं खुद बोल रही हूँ, मैं काफ़ी डेवलप्ड हो गई हूँ, टेक्नो सेवी हो गई हूँ, एडवांस हो गई हूँ। ये मेरी स्पीडी रिकवरी थी। रिकवरी नहीं बोलूँगी, रिकवरी मतलब रिकवरी नहीं बोलूँगी फिर से, मतलब एक बहुत ज़्यादा मैंने फास्ट काम किया। तो ये जो फास्ट काम हम लोगों को देखने मिलता है स्पेशली ग्रीक, रोमन एंड ईरान में। तो यहाँ पे देखिए रिलीजन्स में क्या क्या चेंजेस हैं, ये देखिए ऑक्यूपेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बाद ये इन्वेंशंस में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। इन लोगों ने क्या क्या नई नई चीज़ें की खोज की, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ पार्शल बन गया आयरन एज का। और जो इंडिया में आयरन एज था उसको हम लोग आयरन एज नहीं बोलते थे, हम लोग उसको वैदिक एज बोलते थे। वैदिक क्यों बोलते थे, क्योंकि उस वक्त वेदों का पढ़ना, सुनना और पाठ, ये जो हैं बोलते हैं ना वे हमारे जो DAV के 10 प्रिंसिपल्स है आर्य समाज के, जिसमें वेदों के बारे में पूरा बताया गया है, ये वैदिक काल उसी समय से शुरू हुआ। और इस वैदिक काल में क्या होता है, द वर्ड वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। द नॉलेज कंटेन्स इन वेदास इज द होल is for the whole mankind. Because of the term Veda, this period is of Indian history is called Vedic period. In Vedas, the our main source of information about this period.
क्योंकि इस पीरियड में वेदास का बहुत पाठ पठन होता था। और ये वेदास क्या होते हैं, ये नॉलेज है, ऐसा नॉलेज, स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। ये देखिए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको बताता है कि उस वक्त हमारे आयरन एज में क्या क्या होता था, और इसीलिए हमने इसको वैदिक पीरियड बोला है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में, बाकी वर्ल्ड में इसको आयरन एज बोलते हैं। ओके, तो स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाती हूँ पढ़ने के, इसके लिए एक अच्छा सा क्लास में मैंने हमेशा एक ऐसे शेप बताया है। ये हमारे, मैं ऐसे एक वो करती हूँ। तो ये हमारे वेदास हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेदास। ओके, और इस तरह से मैं यहाँ पे बताती हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है कि वेदास जो हमारे वैदिक पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड बहुत शांति, सुकून, निष्ठावान तरीके से बीता, जब मतलब लोग वेदों को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सी बुराइयां आने लगी समाज में, और काफ़ी कुछ गलत होता था, अभी भी हो रहा है। ये लेटर वैदिक पीरियड ही है। यहाँ पे लोग वेद को पूरी तरह से फॉलो करते थे, जो भी नियम कानून इसमें था वो फॉलो करते थे, और उसको स्ट्रिक्टली एक रिचुअल्स की तरह मानते थे। इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, लोग मानना, वेदों को मानना इतना कम कर दिए, कुछ गलत प्रथाएं आने लग गई, स्पेशली सती सिस्टम आ गया, विडो उसके साथ अत्याचार होने लग गए। उसके बाद जैसे कि पर्दा सिस्टम आने लग गया, औरतों को पढ़ना बैन हो गया। तो इस तरह की जो गलत गलत ईविल्स, सोशल ईविल्स जो आ रहे थे, वो लेटर वैदिक में आने लगे। तो ये थे हमारे 2 वैदिक पीरियड जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक है अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। अब द अर्ली वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे कि 4 वेदास थे। ये 4 वेदास क्या थे, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूजुअली ऐसा एक ठो वो बना देती हूँ 4 का, ये क्या बोलते हैं इसको, 4 का बनाते हैं, तो मैं 4 का ऐसा बना देती हूँ। यहाँ पे आए हमारे ऋग्वेदा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा आयुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। फिर इनके बारे में एक एक लाइन बस लिखना है, और यहाँ पे वेदास लिखना है। तो ये एक छोटा सा एक वो नोट्स जैसा बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, तो आपको ऋग्वेदा के सामने क्या लिखना है, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट वेदास। तो रेस्ट, और उसके बाद ऋग्वेदा में क्या होता है वो हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिया वो पढ़ेंगे। द रेस्ट ऑफ द वैदिक जो हैं लिटरेचर, वो हैं यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, फिर ब्राह्मणास एंड अरंक्यास एंड उपनिषद भी थे। अच्छा, इस पीरियड को एक और लेटर वैदिक पीरियड को एपिक एज भी बोलते हैं, तो इसको अर्ली एज को वैदिक पीरियड ही बोलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड को एपिक एज भी बोला जाता है ना, एपिक एज। आपने एक एपिक चैनल आता है टीवी में, दूरदर्शन टीवी में एपिक चैनल बहुत अच्छा है, अगर आप इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ और उसको देखा करिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, अब वो वेदास के अर्ली वैदिक पीरियड में ओल्डेस्ट वेदा है, कंपोज्ड ऑफ इतना साल है, इसमें कुछ क्या क्या इंक्लूड है, हाँ इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। और आपको पता है गायत्री मंत्र जो हम रोज़ बोलते हैं, ये भी ऋग्वेदा का पार्ट है ना। तो ये ऋग्वेदा के बारे में हमको पता चलता है। तो ऋग्वेदा के उस ज़माने में सबसे पहले एक ये होता था कि एक राजा होते थे। राजा वगैरह उस ज़माने में होते नहीं थे। देखो, फर्स्ट थिंग मेंशंस दैट राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, दे वर नाइदर हैड द कैपिटल्स। मतलब पहले तो मैंने बताया था गांव कस्बा ये सब था ही नहीं, तो राजा महाराजाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो क्या होता, ना कोई आर्मी थी, ना कोई महल था, ना कोई पैलेस था, ना कोई ये था। धीरे धीरे किंगशिप भी, कोई राजा नहीं था, कुछ नहीं था। और
कोई हेडिटरी बेसिस नहीं थी, जो मन किया जैसा राज करना, किसी को करना है तो कर लिया, किसी को कुछ बोलना है, लीडरशिप क्वालिटी किसी में थी तो वो कर लिया, ऐसा था। और स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे बोलते हैं कि ये जो हमारे जो राजाओं का जो काल शुरू हुआ, समय जो है वो उसी वक्त शुरू हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, व्हेन द किंगशिप वाज हेडिटरी। हेडिटरी का मतलब होता है एक राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसको हेडिटरी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे राज्य के राजा को राजा बोलते थे कि स्मॉल किंगडम, अगर किसी का स्मॉल किंगडम है तो वो राजा बनेगा, उसके राजा को राजा कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो राजा से थोड़े बड़े होते हैं उनको सम्राट बोलते हैं या राष्ट्र बोलते हैं, ये सेकंड है। राजा पहले आते हैं हमारे राजा, फर्स्ट आते हैं हमारे राजा, फिर आते हैं हमारे राष्ट्र या सम्राट। फिर राष्ट्र और सम्राट को असिस्ट, किंग इज़ ऑलवेज असिस्टेड बाय पुरोहित्स, क्योंकि राजा को अपने मंत्रियों की ज़रूरत होती है, पुरोहित्स की ज़रूरत होती है। पुरोहित वो पंडित होते हैं जैसे राजा को अपने राजपाट के काम को समझाते हैं, है ना, तो वो सब होते थे। उसके बाद मंत्रिमंडल होता था, जैसे आज भी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है। उसके बाद सेनानी होते थे, कमांडर इन चीफ होते हैं, फिर ग्रामीण होते हैं, हेड ऑफ द विलेज होते हैं, ये सारे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, राजा के राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो किंग जो है वो हमेशा कंसल्ट करता है अपने सभा एंड समितिस को। सभा, राजा की जो सभा होती है उसको, राजा राज्य में जो राज्य की जो किंगडम है, राजमहल में जो किंगडम है, जो उनका राज्य सभा चलती रहती है, उसमें समिति होती है। समिति मतलब कमिटी होती है। वो कमिटी में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते हैं राजा, और वो राजा डिस्कस करने के बाद में वो इम्प्लीमेंट लॉ बन जाता है, अगर सर्वसम्मति से सब मान जाते हैं और राजा को उनकी आइडियाज़ पसंद आई तो वो एक पॉलिसी बनाकर राजा सबको बोलते हैं, और वो सारे गांव वालों को सर्कुलेट कर दी जाती है वो पॉलिसीज़, और वो एक तरह से लॉ बन के सबको इसको फॉलो करते हैं। द पावर ऑफ द किंग इंक्रीजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, धीरे धीरे राजा अपनी समय में बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उसका पावरफुल बन जाता है। अभी तक वो बहुत सिस्टमेटिक मंत्रिमंडल के साथ, सेनापति के साथ, पुरोहित के साथ, सबसे डिस्कस करके करता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जब समय आता है तो राजा अपना पावरफुल दिखाने के लिए कुछ भी करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने राज्य को बढ़ाता है। तो राज्य को बढ़ाने के लिए वो राजसूय यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, जो कि आप रामायण में देखा होगा, है ना। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है, राजसूय यज्ञ वॉज अ सेक्रीफाइस बाय द किंग टू गेन द सुप्रीम पावर। मतलब राजसूय मतलब राजसूय यज्ञ यानी कि यज्ञ टाइप का, या एक ये होता है जिसमें वो पावर दिखाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। अगर कोई राजा युद्ध में अपनी जीत मान लेता है या फिर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो राजा उसके शरण में रहता है। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा दौड़ाया जाता है। यहाँ पे युद्ध नहीं होता, घोड़ा दौड़ाया जाता है। और यहाँ पे वो घोड़ा जो कि हमारे श्री रामचंद्र जी ने घोड़ा दौड़ाया था, फिर लव कुश ने उनको पकड़ा और फिर उसके बाद उनसे युद्ध हुआ। तो जो भी घोड़ा पकड़ता है वो राज्य उस राजा से लड़ेगा, ठीक है। अगर वो हार जाता है तो फिर जिसने अश्वमेध यज्ञ किया वो उसकी शरण में रहेगा। अगर वो युद्ध नहीं करना चाहता है तो वो उसको कुछ गिफ्ट और कुछ शरण में हूँ, मैं आपके हिसाब से काम करूँगा, ऐसा लिख के दे देता है। तो इसकी तरह से वो पावरफुल राजा वही होगा जिसका अश्वमेध यज्ञ में डिक्लेरेशन को मानते हैं। सो इस तरह से वास्ट कंट्रीज़ उनके पावर में आ जाती है। अच्छा, ये जो राजा उनके पावर के अंडर आते हैं वो लोग अपने अपने राज्य में सभा चलाते हैं और अपना राज्य चलाते हैं, लेकिन जो जिसके जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ वाले जो राजा हैं जिनकी शरण को वो मानते हैं, उसी की पॉलिसीज़ को मानते हुए ये उनके पावर के नीचे रहते हैं। हाँ, ये बात है कि एक सर्वा राजा रहता है और एक राजा दूसरे राजा को बस शरण के हिसाब से रखते हैं। तो इस तरह से राजा के पावर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसके पास पावर्स है, और डिक्रीज़ हो जाते हैं जो किसी के शरण में रहते हैं। उसके बाद सोशल कंडीशन मतलब उस समय के लोगों के रहन सहन कैसे थे। तो द बेसिक
यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज फैमिली, फैमिली होती थी और फैमिली का एक एल्डर होता था, एल्डर मेंबर को गृहपति बोलते थे और वुमेन्स वेर लेड इन ग्रेट रेस्पेक्ट लाइक अपाला एंड घोषा कंपोज। औरतों की काफ़ी इज्जत होती थी। अपाला एंड घोषा जैसे हमारे जो दो महान हमारी ये औरतें हैं जिन्होंने कंपोज की हाइम्स, हाइम्स के साथ साथ हिम्स के साथ साथ और काफ़ी ऋग्वेदा के उच्चारण किए जाते थे। वैदिक कल्चर का उच्चारण औरतों को अलाउड था। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों के पार्टिसिपेशन हर रिलीजियस सेरेमनी में इम्पॉर्टेंट होता था। यानी कि अगर औरतें अगर पूजा पाठ में नहीं बैठती थी तो माना जाता था कि वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए औरतों की काफ़ी इज्जत थी। लेकिन सोशल इवेंट्स धीरे धीरे आती गईं। सती प्रथा आई। सती प्रथा आपको मैंने बताया है पहले भी कि जब पति मर जाता है तो पति को अपनी गोद में रखकर उसके साथ उसको भी जलना होता है, तो उसको सती प्रथा बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में औरतों की बच्चियों की शादी कर देते, जो अब जाकर ये प्रथा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। हाँ, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पहले वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। धीरे धीरे ये बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आती गई और इनको ये लेटर वैदिक पीरियड में ये चरम सीमा पे औरतों की स्टेटस को ख़राब करते गया और पूरी डिक्लाइन कर दिया। देखिए द सोसाइटी में छोटी छोटी ये थोड़ा बहुत था, धीरे धीरे ये आते गए। शुरू में कुछ नहीं, शुरू में औरतों की बहुत इज्जत थी। धीरे धीरे ये प्रथाओं को इम्प्लीमेंट करते गए और लेटर वैदिक पीरियड में इनका बहुत बुरा रूप देखने मिल सकता है और आज भी है। आज भी काफ़ी औरतों को नहीं मानते हैं, औरतों को काफ़ी इतनी आज़ादी या इतना अभी भी नहीं है। काफ़ी अभी औरतों को स्ट्राइव करना पड़ रहा है हम। और उसके बाद आता है सोसाइटी में कैसे लोग थे, कैसे रहन सहन था। तो मैं फिर यहाँ पे बोलूँगी कि सोसाइटी के लिए मैं फिर एक ऐसे 4 लाइन बनाती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हमारे सोसाइटी में सबसे पहले ब्राह्मण्स, जो कि सोसाइटी में लुक आफ्टर द रिलीजियस मैटर्स। उसके बाद आते हैं क्षत्रियस, जो इंटरनल एंड आउटसाइड के मैटर्स को, राज्य के मेन मैटर्स को हैंडल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे वैश्यास, जो ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शूद्रास, जो इन तीनों क्लासेस के लिए सर्व करते थे। सो इस तरह से हमारे वैदिक पीरियड और 3 डिफरेंट क्लासेस इम्प्लीमेंट होते हैं। और ये बेटा यहीं तक मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि उसके बाद आश्रम है और वो मैं बाद में बताऊँगी नेक्स्ट क्लास।